हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। तो विद्यार्थियों, आज का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी मज़ेदार और दिलदार है, एकदम मज़ा आ जाएगा। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10वीं का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो विद्यार्थी चलिए बिना समय लॉस किए हुए आते हम लोग पॉइंट पर और स्टार्ट करते इस चैप्टर को। देखो बच्चों, ध्यान दो, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है। चैप्टर मतलब इसको बोलते हैं हम लोग 3 है, ठीक है ना। इस पाठ का जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ये हुआ, ये आपके अध्याय का नाम मतलब चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, एक समझ आप स्पष्ट कर रहा है कि दो चर वाले मतलब कि दो गो चर तो जरूर होगा, दो चर होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण और वह रैखिक भी होगा। मतलब दो चर क्या होगा बाबू, एक्स और वाई होगा और उसके साथ कुछ अचर भी होंगे। तो आइए इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, एक इसका कंसेप्ट को लेते हैं। मान लीजिए दो चर यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 हुआ। ये दो चर हुआ ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब एक्स और वाई दो चर हुआ और ए बी सी जो है वो क्या है, अचर पद है, ठीक है ना। इस चीज का रखिएगा, लेकिन इसमें गुणांक में है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। और ए इज नॉट, देखिए ये तो हो गया आपका कि ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है और ए का मान क्या होगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या हुआ, दो एक्स और वाई इजकल टू एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इजकल टू 0। तो जहां ए बी सी का वास्तविक संख्या है और इज नॉट इक्वल 0, मतलब ए इज नॉट इक्वल 0, ए का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए एक शर्त और कह रहा है यहां, तो हमको चूंकि हम देख रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल 0। अब देखिए, अब इसके बाद मिलता है यहां से एक और फंक्शन कि बी इज नॉट इक्वल 0, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ए और बी का जो मान होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एक बात आती है, देखिए अब इसके बाद से ये तो हो गया। अच्छा चलिए, अगर इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग हैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इजकल टू 0। ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हुआ, क्योंकि x और y है, दो फलन है कि नहीं है, और एक अचर पद क्या है, 4 है, ठीक है बाबू। ये हुआ। अब तो आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ लिए। अगर युग्म की बात आती है, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात आएगी तो देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई इजकल टू 0 और x माइनस वाई इजकल टू 2, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, हुआ कि नहीं हुआ। तो देख रहे हैं कि एक ये इक्वेशन हुआ, एक तो ये इक्वेशन हो गया, तो दो अलग अलग हुआ तो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसकी व्यापक बात करते हैं, व्यापक रूप मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए देखिए कि a1x b1y c1 इजकल टू 0, a2x b2y c2 इजकल टू 0। जहां अब कह सकते हैं आप कि जहां इसका a1 b1 c1 ये क्या है, ये रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर क्या है a2 b2 c2 भी क्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो चूंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि व्यापक रूप में कि a1 का स्क्वायर, अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0 के बराबर होगा, या a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0 के बराबर होगा, मतलब जो वैल्यू होंगे वो 0 के बराबर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसी क्रिया व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चर और अचर क्या है। तो बच्चों याद रखो कि कोई भी युग्म जब x और y के रूप में हो तो क्या होता है, यह चर, और 2 3 4 इस रूप में हो, सिर्फ इस रूप में हो तो क्या होता है, अचर। और इन दोनों के मेल से कोई युग्म का निर्माण होता है तो ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म।
समझ में आ गया। तो अब बच्चों ये चीज था आपका कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके विषय में जान लिए। अब एक बात आती है कि कभी कभी आपके, ध्यान दीजिए, कभी कभी कह देता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। तो आइए देखिए, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटे तो होता है, काट रही है ना, मान लें यहाँ पर, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो, बिल्कुल समांतर हो, तो होता है यह समांतर रेखाएं, ठीक है। अब देखिए, अब एक रेखा जिसका इधर भी बिंदु जाता हो और इधर भी जानता हो, तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं, ठीक बच्चों। तो ये आपका था इसका इंट्रोडक्शन, इसका कंसेप्ट कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके विषय हम लोग जान लिए। समझ में आ रहा है ना कि दो समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें चर और अचर कॉम्बिनेशन हो और एक चर उन दोनों चरों से अलग हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, ये तो आपका कंसेप्ट था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बिना टाइम लॉस किए हुए, बिना बकवास किए हुए आते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 3.1 में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बाद से। तो बच्चों अब हम लोग आ गए प्रश्नावली में। अब प्रश्नावली का यह पहला क्वेश्चन है। देखिए एकदम दिमाग से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए कि क्वेश्चन कितना आसान है। बस देखने में लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है और बहुत मजा आने वाला है। बच्चों ध्यान दो। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री है ये तरह है, पुत्री है, ठीक है ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में हल कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। यहां से इसको हल करते हैं। अच्छा, कौन कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ये चीज देखो, 7 वर्ष पूर्व। अच्छा, पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या होता है, पहले, और पहले का मतलब होता है माइनस, और बाद का मतलब होता है प्लस। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे यहां से, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष मान लिया, तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। तो अब कह रहा, लिखते हैं प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। चलिए यहां से लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x + 7 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो x - 7 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो थोड़ा सा यहाँ पे, x - 7 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो y - 7 वर्ष, ठीक है। सो कह रहा है आफ्ताब किससे कह रहा है, तो पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब का जो उम्र है वह पुत्री की उम्र के 7 गुनी है। तो मल्टीप्लाई किसमें होगा बाबू, इसमें होगा, पुत्री में। तो x - 7 गुणा कीजिए तो 7y और 7 7 कितना होता है, 49 होता है। तो x - 7y - 49 आप प्लस के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x - 7y और माइनस के 42। इक्वेशन नंबर 1 मिला, बिल्कुल मिला। अब देखिए, अब लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद, किससे, ध्यान दीजिए यहाँ पे
3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस के 3 वर्ष और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। हो गया, बिल्कुल हुआ। अब देखिए सो यहां से सो आफताब किससे कहता है, अपने पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो किसमें गुणा होगा, पुत्री की उम्र में गुणा होगा। तो 3 हुआ, तो x प्लस के 3 3y और 3 तरीके 9, x माइनस के 3y 9 इधर आएगा तो माइनस के 3, x माइनस के 3y 6 इक्वेशन नंबर 2। ये आपका जो इक्वेशन मिला है बाबू, ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन मिला है और ये इक्वेशन मिला है। ये आपका हुआ बीजगणितीय रूप। क्या हुआ, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, ठीक है ना। लेकिन अब आपको सॉल्व करना है किसमें, ग्राफीय विधि से। तो आइए लिखते हैं ग्राफीय विधि द्वारा हल। अब इस इक्वेशन को ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ये आप लोग समझ गए हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। तो आइए अब इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हो रहा है। देखिए बहुत आसान ग्राफ विधि है बाबू, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत बेहतर है। बस आप लोग ध्यान से इसको देखिए, बहुत मजा आ रहा है। देखिए लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अच्छा समीकरण 1 क्या है, x माइनस के 7y और माइनस के 42, यही ना है। चलिए अब देखिए इक्वेशन हल करने का एक तरीका सिंपल होता है। क्या होता है कि अब आप x को चाहे y को एक तरफ कर लीजिए, और नहीं करेंगे तभी चल जाएंगे, कर ही लीजिए। तो जब माइनस आ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए अब एक काम करते हैं, अब x बराबर 0 पर ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 पर y के मान लिखते हैं। तो इधर आएगा तो माइनस के 7y और माइनस के 42, माइनस माइनस प्लस, और 7 6 के 42, y के मान 6। एक बार x बराबर 0 पर ले लेते हैं, एक बार y बराबर 0 पर ले लेते हैं, बिल्कुल उसका वैल्यू निकल जाएगा। एकदम आसान तरीका है। एक बार आप x पर 0 रख लीजिए, एक बार y पर 0 रख लीजिए, एक इक्वेशन मिल जाएगा समीकरण 1 का। फिर दूसरे समीकरण में x बराबर 0 रख लीजिए और y बराबर 0 रख लीजिए, फिर 2 मान निकल जाएगा और उसको एक क्या करेंगे, चतुर्थांश बनाकर कटा देते हैं। तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब y बराबर 0 पर इस इक्वेशन में, तो देखिए x माइनस के x बराबर 7y अब 42 रखिए यहाँ पर, तो 7 गुणे के 0 माइनस के 42, तो x बराबर माइनस के 42 मिल गया। तो एक मान सारणी बनाएंगे बाबू, यहाँ पे मान सारणी x बराबर 0 y बराबर 0। देखिए x बराबर 0 पर y के मान 6 और y बराबर 0 पर x का मान माइनस के 42। ये किसका है भाई, समीकरण 1 का है, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो 2 से लेते हैं, 2 क्या है, x माइनस के 3y और 6। तो ध्यान दीजिए अब x बराबर 0 पर एक बार, तो 0 माइनस के 3y 6, तो माइनस 3y बराबर के 6, तो 3 दूना के 6, y के मान माइनस के 2। एक मान सारणी इसका बना लेते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए एक मान सारणी इसका भी बना लीजिए आप लोग, x और y के। किसका मान सारणी बाबू, समीकरण 2 का है, ठीक है। तो x बराबर 0 रखे तो y के मान माइनस के 2 आ गया। अब y बराबर 0 पर जांच करते हैं, तो x का मान 3y और 6, 3 y का मान 0 6, तो x बराबर के 6। वाह क्या बात है, y बराबर 0 पे x का मान 6 मिल गया। तो अब देखिए ये आपका मान निकल गया समीकरण 1 और 2 का। अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। देखिए ये ग्राफ खींचते हैं, आपको तो मालूम होगा आप लोगों को ग्राफ, क्यों क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। हाँ
ये वाई होता है, वाई डैश होता है, एक्स होता है और एक्स डैश होता है, ठीक है ना। तो देखिए नीचे और बाएं साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है, दाएं और ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब नीचे जो डैश वाला होगा वो ऋणात्मक होगा और जो बिना डैश वाला होगा वह धनात्मक होता है। तो चलिए सबसे अधिक संख्या क्या है, 42 है। तो 5 का अंतराल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 7 8। चलिए ध्यान दीजिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 का अंतराल लेंगे हम लोग तो बिल्कुल ये आसान तरीका से कट जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर स्पेस कम है। तो 5 10 15 20 25 30 35 40। चलिए ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 40। थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। चलिए थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, इसको 2 क्या लिख लीजिए, वाई डैश। ये हो जाएगा 45, ठीक है ना। ये 5 10 15 20 25 30 35 कर लीजिए, 5 10 15 20। तो देखिए बच्चों अब ये जो है, अब वैल्यू को हम पुट करते हैं। ये नीचे वाला माइनस है और इधर वाला माइनस में है, थोड़ा सा आप लोग कम दिखाई देता होगा, ग्राफ पेपर पर बहुत सही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसको घबराने की बात नहीं है, आप लोग ग्राफ पेपर लेकर बैठिएगा और ग्राफ पेपर सटीक कटेगा या बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कटता है। ये थोड़ा बोर्ड है, हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन बिल्कुल करेक्ट कटेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए x बराबर 0 पर केंद्र पर आ रहा है, केंद्र पर आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हम दूसरा अंक ले लेते हैं कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए तो x बराबर 0 पर y के मान 6, अच्छा प्लस में है ना, तो 5 के बाद एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये, ठीक है ना। चलिए x हुआ, क्या कर रहा है, थोड़ा नहीं x बराबर 0 पर y के मान से ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये बिंदु हुआ, ठीक है ना, इधर नहीं होगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब देखिए अब x बराबर -42 पर, तो -42 40 के बाद से यहाँ पर आएगा 42 और y के मान 0। तो बच्चों जो एक ग्राफ कटेगा ना, देखो यहाँ से ऐसे, ये थोड़ा सा देखिए टेढ़ा हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे कटेगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू होगा लिखेगा 42 पर 0, और ये जो वैल्यू होगा, ये जो बिंदु कट रहा है, ये कट रहा है आपके 0 पर 6। एक ये रेखा कट गया, और दूसरी रेखा देखिए x बराबर 0 पर केंद्र पर आया, y के मान -2, तो y के मान -2 तो इधर आएगा, तो नीचे देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस बिंदु पर आएगा। और देखिए x बराबर 6 पर, प्लस का 6 है ना, तो 5 यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है ना, और y के मान 0 तक केंद्र पर, तो ये जो रेखा कटेगा ये ऐसे कटेगा, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा, थोड़ा सा इधर सही नहीं कट रहा है, लेकिन आप लोग जब ग्राफ पेपर खींचेगा तो बिल्कुल सटीक और अच्छा कटेगा, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बाबू अब देखो ये जो वैल्यू आप लोग निकाले ना, इसका यहाँ पर लिख लीजिएगा 0 पर -2, ये जो बिंदु कट रहा है, ये कट रहा है 6 पर 0। अच्छा जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन जो पहला का इक्वेशन क्या था बाबू, पहला इक्वेशन था x - 7y इक्वल टू -42, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है x - 3y बराबर 6, ये ठीक है। तो ये दूसरे का एक ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर है, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ ग्राफ और ये हुआ आपका बीजगणितीय विधि जो इससे पहले बताए थे। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन ये सेकंड देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, देखिए अच्छा जो ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड जितने प्लेयर्स होते हैं उनका एक हेड भी कोई होता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग कोच। क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं। वो ऑमलेट वाला कोच नहीं, अंडा वाला, वो मत समझिएगा, वो क्रिकेट टीम का कोच होता है जो सभी प्लेयरों को गाइड्स करता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। कितना बाबू, 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंदे खरीदे, कितना में, 3900 रुपया में, 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंदे खरीदी। ठीक, उसके बाद उसने क्या किया, देखिए इच्छा नहीं भरा, कोच साहब का इच्छा नहीं भरा, तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में एक बल्ला, एक और बल्ला और उस प्रकार के 2 गेंदे और खरीद ली। कितना रुपए में बाबू, तो 1300 रुपया में। कोच साहब ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदने के बाद फिर उनके दिल में एक उफान आया, उसने क्या किया कि 1300 रुपए में 1 बल्ला और 2 गेंदे और खरीद लिया। तो ये कह रहा है कि क्या कीजिए, इसको बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में दर्शाइए। अर्थात ज्यामितीय मतलब क्या होता है, ग्राफीय विधि, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। देखिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं।
वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, लिखेंगे यहां से। देखिए माना कि, ध्यान दीजिए, माना कि एक बल्ला की कीमत कितना हो, 100 रुपया, ठीक है ना, तथा एक गेंद की कीमत y रुपया, ठीक है। तो प्रश्न से, अच्छा इसको हम लोग प्रश्न से ले लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रश्न से लेते हैं। आते प्रश्नावली पे क्या कहता है क्वेश्चंस, तो 3 बल्ले तो 3x, कितने गेंदे, 6 गेंदे तो 6y, कितना रुपए में, 3900 में, तो 3900 इक्वेशन नंबर 1। तथा देखिए अब कह रहा है कि एक बल्ला, तो एक बल्ला मतलब x प्लस कितना, 2 गेंदे तो 2y, कितना में, 1300 में, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है ग्राफीय रूप में। तो लिखिए, देखिए अब लिखते हैं ग्राफीय विधि द्वारा हल, ठीक है ना। देखिए समीकरण 1 से 3x प्लस के 6y इक्वल टू 3900, यही ना है। अब सोचिए अगर x का मान जो रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, थोड़ा सोचने वाली बात है कि y का मान आप एक ऐसे मान रखना है कि जो स्पष्ट रूप से ये दोनों में कट जाए। तो अगर हम कटाएंगे तो ये थोड़ा सा 3 माने कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं। लिखेंगे यहाँ x बराबर 0 पर, देखिए तो 3 गुणे के 0, 6y 3900, तो 6y बराबर कितना मिला हमको यहाँ पर 3900, y के मान 3900 और बट्टे के 6, 3 दूना के 6, 3 का मतलब 3 तरीके 9, 1300। अब इसका भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 650, मतलब y का जो वैल्यू मिला 650 रुपया, ठीक है ना। यहाँ एक काम करेगा, आप लोग मान सारणी बना लीजिएगा, ठीक है ना, x y। देखिए जब x बराबर 0 मैंने रखा तो y का मान 650, ये समीकरण 1 का है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब y बराबर 0 पर, तो x का मान ऐसे निकालते, y बराबर 0 पर क्या होगा, देखिए 3x 6 गुणे के 0 और बराबर के 3900, तो 3x 3900, x का मान 3900 और बट्टे के 3 1300 हो जाएगा, यानी x का मान 1300। क्या बात है, y बराबर 0 पे x का मान 1300 मिल गया। सेम टू सेम इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अच्छा 2 क्या है यहाँ पे, देखिए x प्लस के 2y बराबर के 1300। चलिए x बराबर 0 पर 0, तो y के मान ऐसे निकालते हैं, तो यहाँ आ जाइए, देखिए तो 2y बराबर के 1300, तो y के मान कितना होगा 1300 बट्टे के 2, ये हो जाएगा 650, y के मान कितना मिला 650। एक आप और मान सारणी यहाँ बना लेंगे, आप एक यहाँ मान सारणी बना लीजिए, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ एक मान सारणी बना लीजिए, यहाँ पे x y, इसका समीकरण 2 का, देखिए x बराबर 0 पर y के मान 650। अब y बराबर 0 रखते हैं, लिखेंगे y बराबर 0 पर x का मान, देखिए तो x प्लस के 2y इक्वल टू 1300 है, यही ना है बब्बू। देखो तो किधर गया इक्वेशन, अरे भाई भगो मत, इधर है, इधर है, यहाँ पे चलिए इसे ले लेते हैं। तो x या 2 गुणे के 0 इक्वल टू 1300, x वाला कितना मिला हमको 1300, मतलब कि x देखिए y बराबर 0 पर x का मान 1300, मतलब कि ये दोनों का जो वैल्यू मिला हमको बिल्कुल सेम टू सेम मिला है, अंतर थोड़ा सा भी नहीं है। आप दे सकते हैं अपनी आंखों से कि x बराबर 0 पर y के मान 650 और x बराबर 0 पर y के मान 650, x बराबर 1300 पर y के मान 0, x बराबर 1300 पर y के मान 0, मतलब दोनों का जो मान होगा बिल्कुल एक ही बिंदु पकड़ेगा ग्राफ पर, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप लोग उसको नोट करिए, मैं ग्राफ काट के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब ये ग्राफ है, इसका मैं एक चौथांश में इसका डायग्राम तैयार कर दिया हूं। अब इस ग्राफ में इसके वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर ये मूल बिंदु 0 है, मैंने 200 का अंतराल लिया है, 1400 तक है, इसलिए बाबू की सबसे अधिक संख्या क्या थी, इसमें देख लेंगे कि मान सारणी में सबसे अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि सबसे अधिकतम संख्या कितना है 1300, इसलिए मैं 1400 तक का ले लिया वैल्यू को, ठीक है। तो देखिए अब देखिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहला इक्वेशन यही था, ध्यान दीजिए
कि x बराबर, ध्यान दीजिए कितना है, देखिए x बराबर 0 पर केंद्र पर आएगा, y के मान 650 प्लस में है ना, तो प्लस 650 यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। और y x बराबर 1300 पे 1200 और 1400 के बीच में कितना होगा, 1300, यहाँ इस बिंदु पर होगा, y के मान 0। अब जो वैल्यू कटेगा, ये जो ग्राफ कट रहा है ये ऐसे कट रहा है, तो लिखेंगे 0 पर 650 और यहाँ 1300 पर 0। अच्छा, दूसरा भी जो वैल्यू कटा सेम टू सेम इसी बिंदु पर कटा, 0 पर 650 और 1300 पर 0, ठीक है ना। और इक्वेशन दोनों अलग अलग था लेकिन वैल्यू क्या हुआ, एक जैसा हुआ। तो ये बहुत था आपका ग्राफ, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट करिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बच्चों अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर। अच्छा, सेव और अंगूर का नाम लिया तो आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत चपटा फल होता है, ठीक है, लेकिन मुंह में पानी आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिलने वाला भी नहीं है। तो कह रहा है कि 2 केजी सेव, ठीक है ना, और 1 केजी अंगूर, वाह क्या बात है, किसी दिन 160 रुपए था, किसी दिन 160 रुपए था, लेकिन 1 महीना बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो गया। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी विधि से हल करें। बिल्कुल सिंपल, मतलब 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, तो उसी प्रकार ये भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, लिखेंगे माना कि 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपये, ठीक है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। तो प्रश्न से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 केजी सेब तो 2 केजी x हो गया, 1 केजी अंगूर तो y हो गया, क्योंकि 1 में y से गुणा करें तो y हो जाएगा, कितना रुपए में, 160 रुपये में, क्वेश्चन नंबर 1। और कह रहा है कि 4 केजी सेब तो 4 केजी सेब, 2 केजी अंगूर तो 2 केजी अंगूर, कितना में, 300 में, तो 300 में, क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया बीजगणितीय रूप, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग हैं, अब ग्राफी भी हल करते हैं, ग्राफीय विधि द्वारा हल, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर के 160, तो x बराबर 0 पर पहले, ठीक है ना, y के मान 2 गुणे के 0 y यहाँ पर 160, तो y के मान कितना मिला, 160, और y बराबर 0 पर x का मान देखते हैं, तो 2x प्लस 0 160, तो 2x बराबर के 160, तो x बराबर के 160 बटे के 2 80, x का मान 80। अब यहाँ मान सारणी आप लोग बना लेंगे, ये मान सारणी, ठीक है, किसका भाई, तो समीकरण 1 का है। तो जब x बराबर 0 रखे तो y का मान 160 रुपया, और जब y बराबर 0 रखे तो x का मान 80 रुपया। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बाबू, 4x प्लस के 2y 300, तो x बराबर 0 पर, तो 4 गुणे के 0 और प्लस के 2y 300, तो 2y बराबर के 300, तो y बराबर के 150 कट जाएगा ना, ये मिला। और जब y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान 4x, 2 गुणे के 0 बराबर के 300, तो 4x बराबर के कितना मिला, 300, तो 300 बटे के 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा 150, होगा कि नहीं होगा। और इसका भाग करें 2 7 14 2 5 10, यानी x बराबर के 75। तो एक और मान सारणी मिला आपको, ये समीकरण 2 का, ठीक है ना बाबू। यानी जब हम x बराबर 0 रखे तो y के मान 150, और जब y बराबर 0 रखे तो x का मान 75, ये हुआ 75। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं तो इसका वैल्यू निकाल दिया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ग्राफ आ चुका है और इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस भी आ गए हैं। तो बच्चों अब क्या करना है, आप लोगों को ग्राफ यहां से खींच लेना है, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।